गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे MCQ ऑफ लेसन 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन या व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, कक्षा 12th। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? एडम स्मिथ ए ऑप्शन, बी रैगनर फ्रिश, सी JS मिल और डी केंज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1776 ईस्वी में परंपरावादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और वेल्थ ऑफ नेशंस से पहले अर्थशास्त्र की कोई बुक नहीं थी। अर्थशास्त्र के जो विचार थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे, तो इसीलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस वर्ष रैगनर फ्रिश ने पहली बार आर्थिक सिद्धांतों को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा था? देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष रैगनर फ्रिश ने, यहाँ पर नहीं आएगा, रैगनर फ्रिश ने, किस वर्ष रैगनर फ्रिश ने पहली बार आर्थिक सिद्धांतों को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा? देखो बच्चों, 1933 में सबसे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय के, नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। तो ए ऑप्शन 1930 ये गलत है, बी 1933 राइट, सी 1940 ये भी गलत है, और डी 1932 ये भी गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1933 है और सी और डी। तो राइट आंसर क्या है? बी, यानी कि 1933 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की, जो माइक्रो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के माइक्रोज शब्द से हुई है? देखो, माइक्रोज MIKROS ये ग्रीक भाषा का शब्द था, ग्रीक भाषा का शब्द था। तो हमारा ऑप्शन है इंग्लिश। इंग्लिश जो ऑप्शन है वो है, ये गलत है। बी है ग्रीक, ये ठीक है। सी हिंदी और डी अमेरिकन। तो यहाँ पर हमारा ग्रीक जो भाषा है, ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से उत्पत्ति हुई थी, माइक्रो शब्द की, और जिसका अर्थ है छोटा या सूक्ष्म, जिसका अर्थ क्या है? छोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे सामने है फोर्थ क्वेश्चन। माइक्रो शब्द का अर्थ है, माइक्रो अभी हमने बताया था, माइक्रो शब्द का अर्थ है छोटा, स्मॉल। तो ए ऑप्शन है बड़ा, ये गलत है। बी है मध्यम, सी है छोटा, ये बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सभी ये गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, छोटा, माइक्रो होता है सूक्ष्म या छोटा, इसका अर्थ है छोटा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, A, B, C और D, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, आप देखेंगे, मैक्रो शब्द का अर्थ है, मैक्रो, मैक्रो जो शब्द है उसका अर्थ है मध्यम, छोटा, बड़ा। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, वृहत, हम हिंदी में इसको ऐसे भी लिखते हैं वृहत। तो बच्चों यहाँ पर ये तय है, इसको ध्यान से एक बार देखना, ये है वृहत, इस प्रकार से ये वह है। तो वृहत भी अगर आ जाए तो इसका मतलब भी बड़ा है। तो लार्ज, मैक्रो शब्द का अर्थ है वृहत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, अगले पेज पर हम आ जाते हैं। धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो बच्चों, जो धन संबंधी परिभाषा है वो एडम स्मिथ ने दी थी। सबसे पहले परंपरावादी अर्थशास्त्री थे 1776 में धन संबंधी परिभाषा
दी थी। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, क्योंकि ये अर्थशास्त्र के पिता हैं और सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन था केंज, ये गलत है। मार्शल ने भी नहीं है, एडम स्मिथ और सैमुअल्सन ने। तो सैमुअल्सन जो है उन्होंने विकास केंद्रित परिभाषा दी थी और मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। और केंज जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा है एडम स्मिथ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 7th। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी? यही बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। तो यहाँ पर केंज गलत है। रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी, सैमुअल्सन ने विकास केंद्रित परिभाषा दी थी। तो एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा, और वो ये थी कि मतलब ये बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक है ये। और इस पुस्तक में धन संबंधी परिभाषा लिखी गई थी। नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी? तो ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर ये डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है वो 1890 में लिखी गई थी और ये मार्शल के द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर मार्शल ने ये पुस्तक लिखी थी और इसमें अपनी कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। लेकिन अब हम ए ऑप्शन अपना देखते हैं, मार्शल बिल्कुल ठीक है। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी थी और एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जैसा कि हमने पहले जो क्वेश्चन गए उनमें सैमुअल्सन ने विकास केंद्रित, रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, और ये क्या है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस। नेचर होता है प्रकृति और सिग्निफिकेंस होता है महत्व। ऑफ इकोनॉमिक साइंस, आर्थिक जो विज्ञान है, अर्थशास्त्र जो है या आर्थिक विज्ञान है, उसका नेचर, उसका सिग्निफिकेंस, एन एसे, उसके ऊपर हमने एक एन एसे लिखा है। यानी कि ये किसने लिखा? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये जो है, ये पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी थी? तो भाई मार्शल तो गलत है, क्योंकि मार्शल जो हैं उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी पुस्तक का नाम था। फर्गूसन, ये इन्होंने विकास केंद्रित परिभाषा दी थी। एडम स्मिथ ये भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी थी। रॉबिन्स, ये बिल्कुल सही उत्तर है रॉबिन्स। जो लॉर्ड रॉबिन्स हैं उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी और जो पुस्तक थी जिसमें दी थी वो थी ये एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये थे लॉर्ड रॉबिन्स, यानी कि रॉबिन्स आंसर हमारा सी ऑप्शन हमारा, देखो ए बी सी और डी ऑप्शन हमारा ठीक है, रॉबिन्स। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विकास केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? देखो बच्चों, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्थशास्त्री हैं वो सैमुअल्सन, उन्होंने विकास केंद्रित परिभाषा दी थी। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ए एडम्स मार्शल, ये गलत है क्योंकि इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा, सैमुअल्सन ने विकास केंद्रित परिभाषा दी थी। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा सही ऑप्शन है सैमुअल्सन। तो बिल्कुल राइट है। हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है, स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों। तो ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिश किस देश और किस देश से अर्थशास्त्री थे? किस देश के अर्थशास्त्री थे जिसने अर्थशास्त्र को वेस्टी और सेमेस्टी 2 भागों में बांटा था? देखो बच्चों, 1933 में नॉर्वे के, ये नॉर्वे आएगा, नॉर्वे के और ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आना चाहिए नॉर्वे। अब हम देखते हैं, जल्दी से ऑप्शन ढूंढते हैं बच्चों। 11वां क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है अमेरिका के, नो। दूसरा है नॉर्वे, बिल्कुल ठीक है, नॉर्वे के।
रैगनर फ्रिश ने ओस्लो विश्वविद्यालय में। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। और तो अमेरिका, नॉर्वे, ये कोई नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्वे इज राइट ऑप्शन। नॉर्वे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 1933 में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने और ओस्लो यूनिवर्सिटी वाले, तो ओस्लो यूनिवर्सिटी के या ओस्लो विश्वविद्यालय के, नॉर्वे के, तो ये क्लियर हो गया। हमारा 12th क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों, और वो क्या है 12वां प्रश्न, कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है और कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है। कीमत सिद्धांत का अध्ययन, कीमत सिद्धांत हमने बार बार बोला भी है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है। और कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है, कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हमारा अध्ययन का जो विषय है उसमें ज़्यादातर हम कीमतों के बारे में अध्ययन कराते हैं। उपभोक्ता, जैसे एक मांग का नियम है, उत्पादक का नियम है, और भाई वस्तुओं की कीमत का निर्धारण है, बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो ज़्यादातर कीमतों के बारे में ही बताया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत का नाम दिया गया है किसको, व्यष्टि अर्थशास्त्र को। तो ए ऑप्शन है समष्टि अर्थशास्त्र, ये गलत है। बी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त दोनों हो ही नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है, पहला है समष्टि, दूसरा है व्यष्टि, यानी कि ए और बी, और सी ऑप्शन ये सी है, और ये डी है, यानी कि 4th ऑप्शन। तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है, जो जिसको हम बी ऑप्शन बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। 13th क्वेश्चन है, रोजगार का सिद्धांत किस अर्थशास्त्र की शाखा का दूसरा नाम है। रोजगार का सिद्धांत, देखो बच्चों, रोजगार का जो सिद्धांत आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ये नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल सही है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। उपयुक्त दोनों नहीं हो सकते, इनमें से कोई ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, ये बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि तत्व है। व्यष्टि तत्व जिसमें एक इकाई, एक उपभोक्ता, एक फर्म, यानी कि इंडिविजुअल की स्टडी, या फिर व्यक्तिगत इकाइयों की, क्या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यष्टि तत्व हैं। तो राष्ट्रीय आय ये नहीं है, फर्म का उत्पादन ये है, कीमत स्तर ये भी नहीं है, क्योंकि एक वस्तु का नहीं, बहुत सारी वस्तुओं का क्या होता है, सभी वस्तुओं का जो कीमतों की बात आती है ना, उसके लिए होता है। इनमें से कोई ये भी नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, फर्म का उत्पादन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। 15th क्वेश्चन पर हम आते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा समष्टि तत्व है, यानी कि मैक्रो वेरिएबल है। तो हम देखते हैं मांग की लोच। देखो बच्चों, मांग की लोच व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। लगान, ये भी उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। एक वस्तु की कीमत, एक जो वस्तु की कीमत है ये भी माइक्रो का है, लगान भी माइक्रो का है, मांग की लोच भी माइक्रो की है। तो बच्चों ये तीनों ही हमारे नहीं आएंगे। लेकिन मुद्रास्फीति एक वस्तु से संबंधित नहीं है, बल्कि अनेक वस्तुओं से संबंधित है। तो मुद्रास्फीति इज राइट आंसर, ये बिल्कुल ठीक है। जो मुद्रास्फीति है, यानी कि मुद्रास्फीति होती है लगातार कीमतों का बढ़ना, और ये सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। एक वस्तु की कीमत की बात नहीं होती यहाँ पर। मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16th। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में के अंतर्गत होता है। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अनेक देशों के साथ व्यापार होता है, एक वस्तु नहीं होती, अनेकों वस्तुएं होती हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का तो नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल ठीक है। लोक अर्थशास्त्र ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th। राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, आय का सिद्धांत का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है या होता है। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय
एक व्यक्ति की नहीं, सभी व्यक्तियों की जो आय को, पूरे देश में जितने व्यक्ति हैं, जितनी जनसंख्या, उन सबकी आय को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो राष्ट्रीय आय समूह का अध्ययन है। समग्र मांग, सबकी मांग, जितने भी लोग मांग करते हैं उन सबकी मांग को जोड़ लिया जाता है। आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम, यानी कि आय का जो सिद्धांत है वो का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है? तो ये आएगा हमारा, देखो राष्ट्रीय आय है, मांग है, आय का सिद्धांत है, तो समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एंड बैंकिंग, तो यहाँ पर ये हमारा होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत अर्थशास्त्र है। देखो बच्चों, प्रकृति का क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र की प्रकृति का क्या अर्थ है? प्रकृति का से अभिप्राय होता है या प्रकृति का अर्थ होता है कि वो विज्ञान है या कला है, कि वो जो सब्जेक्ट है, जो अर्थशास्त्र है, वो विज्ञान है या फिर कला है या फिर दोनों है। तो देखो बेटा, जो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र केवल विज्ञान नहीं, केवल कला ये भी नहीं, कला तथा विज्ञान दोनों। ये बिल्कुल सही ऑप्शन, ये हमारा सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो विज्ञान और कला दोनों है। प्रकृति का मतलब अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि अर्थशास्त्र में भी क्रमबद्ध अध्ययन किए जाते हैं किसी तथ्य विशेष के, और साइंस में भी, विज्ञान में भी। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका कलात्मक तरीके से समाधान करती है, इसलिए वो कला है। तो कला तथा विज्ञान दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है। तो वास्तविक विज्ञान नहीं है ये नहीं आएगा। वास्तविक विज्ञान में तो ऐसे होता है क्या है, क्या था, क्या होगा, मतलब फैक्ट्स की बात करता है। प्राकृतिक विज्ञान में नेचर की बात आती है, नेचुरल जो साइंस है, ठीक है। अब है आदर्शात्मक विज्ञान, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आदर्शात्मक जो विज्ञान है ना, उसमें आदर्श होता है कि क्या होना चाहिए, कि भी हमें क्या करना चाहिए। चाहिए शब्द अगर आता है तो आदर्शात्मक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान में साइंस होते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तो ये प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, नेचुरल साइंस होते हैं। तो आदर्शात्मक विज्ञान हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से 19वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है 20वां, क्या है, क्या था, क्या होगा। यह अर्थशास्त्र में किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? देखो बच्चों, आदर्शात्मक विज्ञान बिल्कुल नहीं है ये। आदर्शात्मक में तो होता है क्या होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल जो साइंस है, ये वो भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जो प्राकृतिक विज्ञान है वो भी नहीं। देखो क्या है, क्या था, क्या होगा, तो ये वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। प्राकृतिक विज्ञान भी नहीं होगा। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, क्योंकि ये जो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 21वां जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है। देखिएगा ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र केवल भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन करता है, क्योंकि ये दोनों का अध्ययन करता है। अभौतिक होती हैं सेवाएं, तो सेवाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा असत्य है, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, इसलिए असत्य है, क्योंकि ये तो अभौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1896 में प्रकाशित हुई। यहाँ पर ये गलत है, ये 1890 में प्रकाशित हुई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। बिल्कुल आया था रोजगार का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो भाई ये क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल ठीक है। तो ये सत्य आएगा, सत्य। नेक्स्ट है
सीमित साधनों को धन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो बच्चों ये हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। लेसन 1 है, इसके 25 क्वेश्चन हमने किए हैं 25। तो मैं उम्मीद करूँगी डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये सभी MCQ क्लियर हुए होंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में, सेकंड चैप्टर की जो वीडियो बनाएंगे तब हम आपसे मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।